जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुखनीश कुमार और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यानी कि यूपीएससी प्रीलिम 2024 का जो जीएस पेपर फर्स्ट डिस्कशन, यानी कि जिसमें हम राज्य व्यवस्था को डिस्कशन करेंगे। यानी कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जीएस पेपर फर्स्ट राज्य व्यवस्था के प्रश्न तथा उनकी व्याख्या के बारे में हम जानेंगे। तो हम ऐसा करते हैं और हमारा जो पहला प्रश्न है, कौन सा पहला दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन एक केवल एक, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो आइए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या को देख लेते हैं, है ना। तो हम व्याख्या क्या, यानी कि जो पहला परिसीमन आयोग जो है यानी कि 1960 यानी 52 में, कितने 1952 में यानी कि 1952 में मतलब गठित किया गया था। इसी तरह जो दूसरा परिसीमन आयोग है वो था 1963 यानी कि 1963 में। इसी तरह जो तीसरा परिसीमन आयोग गठित किया था वो था 1973 और जो चौथा जो परिसीमन आयोग वो किया था वो है 2002। कौन सा? 2002। तो हमारे टोटल कितने हो गए? तो टोटल हमारे 4 हो गए। तो ऑप्शन हमारा ठीक सही हो जाता है, यानी कि 4। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो संविधान यानी कि 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, है ना। तो कथन 1 कोंकणी, कथन 2 मणिपुरी, कथन 3 नेपाली और कथन 4 मैथिली। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो आइए हम इसकी थोड़ी सी कुछ व्याख्या करके देख लेते हैं, है ना। तो प्रारंभ की अगर हम बात करें, यानी कि शुरुआत की बात करें, तो कुल यानी कि 8वीं अनुसूची में, कौन सी 8वीं अनुसूची में टोटल 14 यानी 14 भाषाओं को शामिल किया गया। क्या है? 14 भाषाओं को, है ना। और अगर इससे और आगे की बात करें, यानी कि 1967 कितना 1967 की बात करें, 1967 यानी कि 21वें संविधान संशोधन, कितने 21वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि जो 14 भाषाएं थी उनमें एक भाषा और जोड़ी गई। कौन सी भाषा? वो थी सिंधी भाषा को शामिल किया गया। कौन सी? सिंधी भाषा को, यानी कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा को और जोड़ा गया, वो है सिंधी भाषा, है ना। इस तरह से हम थोड़ा आगे और चलते हैं, यानी कि 1992 यानी कि 1952 में, यानी कि 92 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उनमें से एक थी कोंकणी और दूसरी वो मणिपुरी और तीसरी थी नेपाली, है ना। तो इसी तरह से थोड़ा हम और आगे चलें, आगे यानी कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्या कौन से 92 संविधान संशोधन के द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा जिसमें कुल 4 भाषा, ये 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके द्वारा कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी? 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? वो 4 भाषाएं, एक तो थी बोडो। कौन थी? बोडो, हम व्याख्या सहित कर रहे हैं। दूसरी थी मैथिली और इसी तरह तीसरी थी डोंगरी और ये जो चौथी भाषा थी वो थी संथाली। कौन सी? संथाली। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारी पहली थी बोडो और दूसरी मैथिली। ये जो मैथिली भाषा है वो जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई, है ना। अब अगर हम यानी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी कि 1992 के द्वारा देखें तो टोटल 3 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 3 भाषाएं कौन कौन थी? तो वो अभी हमने आपको बता दिया। वो थी कोंकणी, एक थी कोंकणी, कौन सी? कोंकणी और दूसरी मणिपुरी और तीसरी नेपाली। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा है, यानी 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 किस में है? यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है, जिसमें 1 और 2 और 3 शामिल है ना। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। यानी कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दल, उसके नेता, है ना। तो जो पहला हमारा कथन क्या, भारतीय जनसंघ, इसके जो नेता कौन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जो कथन 2 है सोशलिस्ट पार्टी, इसके जो नेता हैं वो कौन है, यानी श्री राजगोपालाचारी। और कथन 3 है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि इसके जो नेता हैं जगजीवन राम। और जो स्वतंत्र पार्टी और इसके जो नेता हैं वो आचार्य नरेंद्र देव। उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो केवल 1, ऑप्शन बी की बात करें तो केवल 2, और ऑप्शन 3 की बात करें यानी ऑप्शन सी की बात करें तो केवल 3, ऑप्शन डी की बात करें तो सभी चारों। तो चलिए हम इसकी थोड़ी व्याख्या के बारे में कुछ देख लेते हैं, है ना। तो इसकी व्याख्या से हम हल करेंगे। तो अगर हम कथन एक यानी भारतीय जनसंघ, यानी कि जो भारतीय जनसंघ के नेता थे उसके नेता का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये हमारा कथन सही हो जाता है। इसी तरह से हम सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो श्री राजगोपालाचारी जी नहीं थे। कौन थे, नहीं थे। अगर हम कथन 3 की बात करें यानी कांग्रेस और डेमोक्रेसी की बात करें कि जगजीवन राम थे, ये बात बिल्कुल सही है। और स्वतंत्र पार्टी के नेता जो आचार्य नरेंद्र देव नहीं थे, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या, 1 और 3 सही, एक और 3, है ना। तो जो हमारे यानी केवल 2, 1 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन हमारा भी सही हो जाता है। केवल 2 यानी कि 1 और 3 सही है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो क्या हमारा अगला प्रश्न, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। अगर यानी कथन 1 की बात करें, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के 9वें का में दी गई हैं। अगर हम कथन 2 की बात करें यानी कि आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, है ना। और इसी तरह से कथन 3 की बात करें, संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, है ना। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यानी कि इसके नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। यानी ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, है ना। तो चलिए हम इसकी व्याख्या को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला कथन, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, ये जो नगर पालिकाओं की शक्तियाँ हैं वो संविधान के 9वें भाग, संविधान के भाग 9 का में दी गई, ये बात बिल्कुल सही है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है ना। और इसी तरह से जो हम संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। तो हमारा जो 1, 2 ऑप्शन तीनों सही, यानी हमारे ऑप्शन 1, 2 ऑप्शन डी सही हो जाते हैं। 1, 2 और तीनों सही हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर कथन ए की बात करें यानी कि ऑप्शन ए की बात करें, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय, और ऑप्शन बी की बात करें, अंतर्राज्यीय प्रवास राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय, और ऑप्शन सी की बात करें, अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय। और इसी तरह से हम ऑप्शन डी की बात करें, निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है ना। तो आइए हम इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। जो ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी की बात करें, अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, ये भी बात बिल्कुल सही कि ये राज्य विषय पर नहीं है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें कि अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के एक अधीन संघ विषय है ना। तो इस पर ये थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन हम ऑप्शन 4 देख लेते हैं कि ऑप्शन डी निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, ऐसा नहीं, ये राज्य विषय जो निगम कर रहा है वो केंद्र के ऊपर, केंद्र के अंडर में आता है ना। तो इसलिए हम जो है ऑप्शन हमारा सी जो ये वाला है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये वाला अंतर्राज्यीय संघ सूची के अधीन एक संघ विषयक है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न।
हाँ, तो क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। चलिए अब हम इनकी थोड़ी सी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं, है ना। इसकी व्याख्या जानना बहुत ज़रूरी है। तो अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें क्या है, किसी का, अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि रंग, रूप, लिंग या समानता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो यह है 15। इसी तरह अनुच्छेद 16 की बात करें, यानी अनुच्छेद 16 क्या कहता है ना, लोक नियोजन में समान अवसर, इसमें हो समान अवसर हो, क्या हो, समान अवसर, किसमें, लोक नियोजन की जो जितनी वैकेंसी वगैरह, नौकरी वगैरह या हर काम में समानता का अधिकार, ये दायर मतलब दावा, समानता का अधिकार का दावा करता है अनुच्छेद 16। इसी तरह से हम ऑप्शन सी की बात करें, यानी कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक एवं प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें हर स्वतंत्रता के बारे में बताया कि हमारी चुप रहने की स्वतंत्रता है ना, राइट आउट साइलेंट, है ना। इसी तरह से राइट टू वॉक, इस तरह की, और जो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में आ जाता है। हमारा जो 19 अनुच्छेद 21 है वो आ जाता है निजता का अधिकार, क्या आ जाता, निजता का अधिकार। तो हमने समझ लिया, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाता है, यानी ऑप्शन की बात करें, हाँ, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार के बारे में मतलब दावा करता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, है ना। चलिए, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस, यानी कि सीडीएस के कर्तव्य कौन से हैं, है ना। अगर हम कथन एक देखें, यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी सदस्य, है ना, और कथन 2 देखें, तीनों सेवा स्थानों प्रधानों सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग, और कथन 3 सभी तीनों सेवाओं यानी टाई सर्विस के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, यानी नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, यानी कि 2 और 3, और ऑप्शन डी है 1 और 3। तो आइए हम इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो हमारा जो पहला कथन है यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी सदस्य, यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस के जो सदस्य हैं, यानी जो अधिकारी हैं, तो वो चीफ ऑफ स्टाफ की कमेटी के अध्यक्ष होंगे, है ना। और जो कथन 2 है, तीनों सेवा प्रधानों सर्विस चीफ ऑफ सैन्य कमान का प्रयोग जो है सैन्य यानी कि प्रयोग करना, ये बात सही नहीं है, बात गलत हो जाती है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये तीनों प्रधान यानी कि सर्विस चीफ का सैन्य कमान का प्रयोग करना ये नहीं करते हैं, है ना। तो हम इसके अगले कथन देख रहे हैं, सभी तीनों सेवाओं ट्राई सर्विस के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, हाँ ये बात सही है, ये सलाहकार, यानी तो हमारा कथन कौन सही हो जाता है, 1 और 3, 2 तो हमारे गलत हैं, है ना। मान लो 2 दूसरा हमारा गलत है, जिसमें 2 है वो हटाओ, ये वाला भी हटाओ, ये वाला हटाओ, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन डी, यानी कि जो है 1 और 3, ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, 1 और 3। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, यह है हमारा लोकसभा के आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। अगर हम प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति है, क्या है, तदर्थ समिति है। और कथन 2 है केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है ना। और कथन 3 है ये समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, है ना। तो चलिए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो हम इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा कथन 1 प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति होगी, ये बात बिल्कुल सत्य है,
और कथन 2 की बात करें तो यह कोई लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता। ऐसा नहीं है कि कोई लोकसभा सदस्य वही इसके बारे में शिकायत अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है जो भी उससे रिलेटेड हो, है ना। लेकिन हमारे कथन 3 है, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। ये बात बिल्कुल सत्य है ना। तो हमारा 1 और 3 सही है। तो हमारा 1 और 3 किस में है? ऑप्शन सी के बारे में देखें तो 1 और 3 सही हो जाता है हमारा, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, है ना। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी टी टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। चलिए हम इसकी व्याख्या को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि 9 दिसंबर, कौन से 9 दिसंबर और 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाता है। यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, है ना। और कब? 9 दिसंबर 1946 को, है ना। चलिए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा? ये रहा हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर, है ना। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। और जो कथन 1 है, कथन 1 क्या कह रहा है? कथन 1 कह रहा है इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है ना। ठीक है। और दूसरा कथन देखते हैं, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया है ना। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं या हैं, है ना। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। चलिए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो हमारा कथन 1 है इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो फेडरेशन की स्थापना की गई थी ये देशी रियासतों और भारतीय प्रांतों को मिलाकर के की गई थी, है ना। अब कथन 2 है रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। जी, ये बात भी बिल्कुल सत्य है ना। तो हमारा कथन 1 और 2 दोनों सही। तो ये किसमें? ऑप्शन सी हमारा 1 और 2 दोनों सही, ये सही हो जाता है। चलिए हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर, है ना। तो क्या है हमारा आज प्रश्न? भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद किसी में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? यानी कि परिवर्तन, निरसन और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, है ना। तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, है ना। तो चलिए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। अगर हम कथन 1 की यानी परिवर्तन, जो परिवर्तन है ये होता है और दूसरा परिवर्तन भी होता है, ये निरसन यानी कि जो रिट वगैरह जारी होती है ये सभी चारों प्रकार की वैसे होती है। इसमें 3 दिए गए हैं ना। तो हमारा 1, 2, 3 ऑप्शन डी सही हो जाता है। 1, 2 तीनों प्रकार की जो है उपबंध में संशोधन कर सकेगी। ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न, ठीक है। क्या हमारा अगला प्रश्न? ये रहा, ठीक है। हाँ, तो संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अगर कथन 1 की बात करें यानी कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। और कथन 2 धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और जो हमारा कथन 3 है राज्यसभा
या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु अस्वीकार नहीं कर सकती है ना, अस्वीकार नहीं कर सकती है। तो इसमें हम जो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर दीजिए, यानी कि ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। चलिए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं इसकी, है ना। हाँ, ये रही व्याख्या, यानी अनुच्छेद 103 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, ये बात बिल्कुल सत्य है। और धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है ना, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये पुनर्स्थापित दोबारा से नहीं किया जाएगा। यानी राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु अस्वीकार नहीं कर सकती, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो धन विधेयक है वो लोकसभा के द्वारा, लोकसभा में सबसे पहले पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, सिर्फ सलाह के लिए भेजा जाता है ना, यानी कि राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं सकती है, ठीक है, कुछ सलाह मशवरा पेश कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन डी यानी कि 1, 2 और ऑप्शन जो है हमारे, हाँ, चौथा हमारा रह गया। चौथा कथन क्या है, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लेकर लोकसभा द्वारा स्वीकार करना, ये बात हमारा गलत हो जाता है, चौथा वाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही हो जाता है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ठीक है। तो क्या हमारा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है, यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना। अगर हम ब्रिगेडियर, इन थल सेना में बात करें ब्रिगेडियर, वायुसेना में एयर कमोडोर और नौसेना में कमांडर, और कथन 2 है मेजर जनरल थल सेना में, और वायुसेना में एयर वाइस मार्शल और नौसेना में वाइस एडमिरल। इसी तरह से हम थल सेना में कथन 3 में देखेंगे मेजर है, और वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है, और नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर है, और जो कथन 4 है यानी कि थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है, वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है, और जो नौसेना में कैप्टन है। यानी निम्नलिखित नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, है ना। अब तो इसमें ऑप्शन है 1 और 4, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2, 3, 4, ऑप्शन डी केवल 3, है ना। तो हम इसमें कुछ थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो थल सेना ब्रिगेडियर, वायुसेना एयर कमोडोर और नौसेना कमांडर, ये वाला हमारा कथन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है कि इसमें ये कमांडर नहीं होता है। अगर हम कथन 2 की बात करें कि मेजर जनरल और यानी कि वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर एयर वाइस मार्शल और वाइस एडमिरल, ये भी हमारा कथन गलत हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है ना। तो और हम ऑप्शन कथन 3 की बात करें, किसकी, कथन 3 की बात करें, यानी कि थल सेना में मेजर, और वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर और नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर, ये वाला हमारा कथन सही हो जाता है। कथन 4 की बात करें यानी कि थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल, और वायुसेना में ग्रुप कैप्टन, और नौसेना में कैप्टन, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो केवल 3 सही, केवल ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, यानी केवल 3, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा आज का यानी कि हमारा अगला प्रश्न, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है ना। चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। ऑप्शन बी है संसद विधानसभा को महानिषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए। ऑप्शन सी है निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए, ठीक है। तब हम थोड़ी सी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा
ऑप्शन ए किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने के विषय में, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन बी है संसद विधानसभा को महानिषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, ये भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन सी की बात करें, निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी कर रखने का प्रतिषेध करने में, ये थोड़ा वो सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी देख सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने में, ये हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। ये रहा हमारा आज का और मतलब अगला प्रश्न। ठीक है, तो क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। ठीक है, कथन एक ये। अब कथन दो क्या है, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? कथन यानी ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। चलिए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं, है ना। अगर हम कथन एक की बात करें कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। और कथन दो की बात करें, एक किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, ये हमारा कथन सत्य हो जाता है दूसरा। तो हमारा केवल दो ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन बी हमारा केवल दो सही हो जाता है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है हमारा अगला प्रश्न? हाँ, तो केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट, केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। कथन दो, केंद्रीय यानी यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें तो केवल एक, ऑप्शन बी की बात करें तो केवल दो, ऑप्शन सी की बात करें एक और दो दोनों, ऑप्शन डी की बात करें ना तो एक और ना ही दो। चलिए हम थोड़ी सी इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कथन एक, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति रखते हैं। कौन? राष्ट्रपति वित्त मंत्री के सामने, मतलब राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती हैं, प्रधानमंत्री नहीं। ठीक, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। हमारा ऑप्शन पहला गलत हो जाता। और दूसरा आकर देखें, केंद्रीय बजट, क्या केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन यानी केंद्रीय यूनियन यानी कि यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बिना भारत के मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ये अतिरिक्त अनुदानों को मांग नहीं की जा सकती। तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि केवल दो सही हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ जी, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब क्या होगा, यानी कि वह पीठासीन नहीं होगा। कथन एक है। कथन दो है, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, और कथन तीन है, वह संकल्प पर प्रतिमत देने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो हम उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन ऐसे सही है या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, एक और दो। ठीक, ऑप्शन सी दो और तीन, ऑप्शन डी एक दो और तीन तीन। ठीक है, चलिए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या जान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो कथन एक, भाई पीठासीन नहीं होगा। ठीक है,
वह पीठासीन नहीं होगा या होगी, कोई भी हो, नहीं हुआ, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसे बोलने का अधिकार, ये बात बिल्कुल गलत है। और वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का या कि हकदार नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, ठीक, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, वो भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन एक यानी एक केवल सही हो जाता है, ऑप्शन ए केवल एक सही है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है हमारा, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर विपगत हो जाता है, ठीक है। और कथन दो, लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर विपगत हो जाता है। और कथन तीन, कोई विधेयक उसके जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय को सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर विपगत हो जाता है ना। तो इसकी हम जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऊपरी कथन में से कौन से सही हैं या हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है दो और तीन, और ऑप्शन जो डी है केवल तीन। चलिए हम इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यानी कि जो कथन एक है, लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन हो जाने पर विपगत हो जाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है ना, क्योंकि जब लोकसभा ही नहीं रहेगी तो उस विधेयक का क्या होगा। ऑप्शन दो देख लेते हैं, लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित, मतलब लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर विपगत हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विधेयक होता है वो लोकसभा में ही पारित होगा, यानी लोकसभा में जब तक सहमति नहीं मिलेगी तब तक पारित नहीं होगा, ठीक है। और हमारा कथन तीन है, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति के सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर विपगत हो जाता नहीं है, ऐसा सही नहीं है, ठीक है। तो हमारे एक और दो दोनों सही, ऑप्शन भी सही हो जाता है, एक दो, ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न, क्या है, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या कथन एक, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कथन दो है, संसद का सत्रावसान सामान्य सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं जो जो सत्र में है, जो सत्र में है। और इसी तरह कथन तीन है, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें तो केवल एक, ऑप्शन बी की बात करें एक और दो, ऑप्शन सी की बात करें दो और तीन, ऑप्शन डी की बात करें केवल तीन, ठीक है। तो चलिए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा पहला कथन क्या है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यक नहीं, ऐसा नहीं है। जब मंत्रिपरिषद की परामर्श ही नहीं होगी तो सत्रावसान क्या होगा, फिर संसद चलेगी क्यों फिर। चलिए दूसरा कथन दो देखते, सदन का सत्रावसान सामान्य सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन सत्रावसान करने का पर कोई वर्जन नहीं है, ये बात जो सत्र में बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो दूसरा हमारा सही हो जाता है। तो अब तीसरा देख, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ये जो दूसरा वाला ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन दो यानी कि ऑप्शन सी दो और तीन बिल्कुल सत्य है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर बच्चे, पहली बात तो बचे ही नहीं होंगे जी, अब नहीं, हमारे ये सभी प्रश्न हमने करा दिए हैं और आपको आशा है कि ये सारे प्रश्न जो हैं आपको समझ में आएंगे। तो क्या करना, आपको सेशन को लाइक करना, शेयर करना
सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये सेशन यानी कि ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।